अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर आज एक वीडियो ऐसी गर्दिश कर रही है जिसने लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया है और ये हैरत बड़ी खुशगवार हैरत है। ये वीडियोस हैं ईरानी हुज्जाजे कराम की जिन्हें सऊदी अरब में बहुत अच्छे अंदाज से, बड़े वार्म अंदाज से, बड़े खुशी के अंदाज से वेलकम किया जा रहा है और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है फूलों के क्राउन्स के साथ, और उन्हें तोहफ़तन कुछ चीज़ें भी दी जा रही हैं, कुछ बैग्स उन्हें दिए जा रहे हैं। इन हुज्जाजे कराम में ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, और ये वीडियोस जो सऊदी अरब के हुकाम हैं उनकी जानिब से भी पोस्ट की गई हैं और ईरानी हुकाम की जानिब से, ईरानी मीडिया आउटलेट्स की जानिब से भी मुख्तलिफ फोरम्स पर पोस्ट की गई हैं और इन पर बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है। ये मेरे ख़्याल से हैरत की बात ना होती अगर ख़ित्ते में जो 28 फरवरी को एक तनाज़ा शुरू हुआ और फिर उसके नतीजे में इन ममालिक के दरमियान जो टेंशन्स बढ़ी और अभी भी वो तनाज़ा अनरिज़ॉल्व है, अभी भी उस तनाज़े का कोई मंतकी हल नहीं हमें मिला है। तो ऐसी सूरत हाल में इस तरह के मनाजिर खुशगवार भी होते हैं और इसके बहुत सारे मानी भी अख़ज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि 3 दिन पहले जो ईरानी ख़बर रसाई एजेंसी है तस्नीम न्यूज़, जो पासदारान के बड़ी करीब समझी जाती है, उस पर यह लिखा गया कि सऊदी हुकाम के साथ हम मुसलसल राब्ते में हैं। यानी ईरानियन वज़ारत हज उम्रा की जानिब से ये कहा गया कि सऊदी हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं ईरानी हुकाम, और ईरानी हुकाम को सऊदी अरब की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि सऊदी हुकाम मुश्ताक हैं इस बात के कि कब ईरानी हुज्जाजे कराम सऊदी अरब की सरज़मीन पर आएँ और हम अपनी सरज़मीन पर अल्लाह के इन मेहमानों का इस्तकबाल करें, उन्हें खुशामदीद कहें। ये एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन है और फिर ईरान की तरफ से इसको बहुत पॉजिटिव अंदाज में लिया जा रहा है। 25 अप्रैल को ईरानी हुज्जाजे कराम का पहला जहाज़ सऊदी सरज़मीन पर पहुंच चुका है और आज ये इस्तकबाल की वीडियोस जारी हुई जिससे एक बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज गया है। और हज डिप्लोमेसी शायद इसे हम कह सकते हैं कि जिस तरह से सऊदी अरब हज डिप्लोमेसी के ज़रिए एक पॉजिटिव मैसेज ईरान को देने की कोशिश कर रहा है, वो ईरान भी उसको उतनी ही पॉजिटिव वे में रिसीव कर रहा है। 30,000 ईरानी हुज्जाजे कराम हैं जी जो इस साल हज की सादत हासिल करेंगे और इस सिलसिले में ईरानी हुज्जाजे कराम का भी पहला जहाज़ सऊदी अरब पहुंचा है। और ये जो हुज्जाजे कराम हैं ये तमाम के तमाम हुज्जाजे कराम ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल से सऊदी अरब पहुँचे हैं और वहाँ पर उनका इतने अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया गया, जो बड़ी खुशगवार बात है। बहरहाल 28 फरवरी के बाद जब एक तनाज़ा इस खत्ते में शुरू हुआ और फिर हमने देखा कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जंग मुसल्लत की और इस जंग के नतीजे में ईरान ने जब अपना दिफा करना शुरू किया तो ईरान ने खलीजी मुल्कों में मौजूद इसराइली और अमेरिकी इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया और सऊदी अरब भी उन ममालिक में शामिल था जहाँ पर अमेरिकी बेसेस भी मौजूद हैं, अमेरिकी और इसराइली इंस्टॉलेशंस भी मौजूद हैं। तो इसीलिए सऊदी अरब भी ईरान के निशाने पर आया और ईरान ने वहाँ मौजूद अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया। इसके नतीजे में सऊदी अरब की तरफ से मुसलसल मज़म्मत की जाती रही, एहतजाज भी किया गया और फिर एक मौका ऐसा आया कि जब सऊदी अरब ने ईरान को वार्निंग भी दी कि अब बस वरना हम रिटेलिएट करेंगे। लेकिन फिर बीच में पाकिस्तान ने भी एक रोल प्ले किया और पाकिस्तान ने ईरान से कहा कि चूँकि हमारा सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट है तो सऊदी अरब के साथ इस मामले को ज़रा मुहतात अंदाज में देखा जाए। बहरहाल ईरान इस तनाज़े में वैसे ये एक बात फैक्ट है कि ईरान ने जितना ज़्यादा बाकी खलीजी ममालिक को निशाना बनाया उसकी निस्बत बहुत कम सऊदी अरब को निशाना बनाया। सऊदी अरब में बहुत कम हमले किए ईरान ने जितने बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ में, वो सबसे ज़्यादा यूएई पे हुए।
कतर में भी कम हुए, लेकिन यूएई में सबसे ज़्यादा हुए। तो कतर के बारे में भी ये कहा जाता है कि कतर के ईरान के साथ कुछ बेहतर ताल्लुकात इस सेंस में रहे कि कतर की एम्बेसी तेहरान में है और तेहरान की एम्बेसी जो है वो कतर में मौजूद है। तो इस सूरत हाल में फिर कतर सीज़ फायर के लिए भी कोशिशें करता रहा, क्योंकि कतर और सऊदी अरब वो ममालिक हैं जो चाहते रहे कि किसी तरीके से ये तनाज़े को ख़त्म किया जा सके, एस्केलेशन को कम किया जा सके। गो के अमरीकी अखबार मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि मोहम्मद बिन सलमान मुसलसल ट्रंप को फ़ोर्स करते रहे कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग की जाए, और ख़लीजी ममालिक चाहते हैं कि ईरान को ख़त्म कर दिया जाए, ईरान की ताकत को ख़त्म कर दिया जाए, ईरान को एलिमिनेट कर दिया जाए। मुसलसल अमरीकी अखबार ये प्रोपेगेंडा करते रहे, और फिर सऊदी अरब की तरफ से इसकी बाकायदा तरदीद आई और ये कहा गया कि ये अमरीकी अखबार बिल्कुल झूठ पर मबनी बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि सऊदी अरब की तरफ से ईरान के हवाले से कोई ऐसी बात की गई है, या सऊदी अरब चाहता है कि इस खत्ते से ईरान का खात्मा हो। और कतर की तरफ से भी यही स्टेटमेंट आया कि ईरान को एलिमिनेट करना इस खत्ते के मुफाद में नहीं है, इस मसले का हल ईरान को एलिमिनेट करना नहीं है, बल्कि सिफारती चैनल्स से ही इस मामले को हल किया जा सकता है और इस मामले का तस्फिया मुमकिन है। तो बहरहाल कतर ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी मामलात को बेहतर करने के लिए, डिप्लोमेटिक चैनल्स को ओपन करने के लिए बड़ा किरदार अदा किया, और अब ये सूरत हाल है कि दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त सिफारती चैनल्स बाकायदा कॉन्टेक्ट में हैं, बाकायदा राब्ते हैं। अब्बास इराक़ची साहब की आज भी सऊदी वज़ीर ख़ारजा और कतरी वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर बातचीत हुई है, और ख़ित्ते में जो सूरत हाल है, जो तनाज़ा है, अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात का मामला है, इस पर गुफ्तगू की गई। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है, बड़ा पॉजिटिव साइन है जो सऊदी अरब की तरफ से एक जेस्चर दिया गया है। हज डिप्लोमेसी इसे कहा जाए तो बेजा नहीं होगा, और इस हज डिप्लोमेसी की सूरत में जो एक पॉजिटिव जेस्चर सऊदी अरब ने दिया है, ईरान ने उसको उतना ही पॉजिटिवली रिसीव भी किया है। लेकिन अब आने वाले दिनों में मालूम होगा कि इसके मज़ीद क्या असरात होते हैं। बहरहाल सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिर्फ यही एक तनाज़ा नहीं है जो इस 28 फरवरी के बाद से हुआ। यमन और हौसियों का मामला बड़ा पुराना है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। 2023 में भी चीन ने मीडिएट करके एक टेंशन को कम करने के हवाले से किरदार अदा किया था, और दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि एक सुन्नी अक्सरियती मुल्क है, एक शिया अक्सरियती मुल्क है, तो कुछ ये इख्तलाफात भी शायद आ जाते हैं मुल्कों के दरमियान। तो दोनों मुल्कों के दरमियान उस वक्त टेंशन्स कुछ कम हुई थी, और उसका बाकायदा इजहार भी हुआ था दोनों तरफ से। लेकिन फिर 28 फरवरी 2026 के तनाज़े के बाद हमने देखा कि टेंशन्स बढ़ी। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी बात थी कि सऊदी अरब ने इस सूरत हाल में भी ये नहीं चाहा कि ख़ित्ते में एस्केलेशन बढ़े और ये तनाज़ा मज़ीद तवील हो। सऊदी अरब और कतर की तरफ से मुसलसल डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए ये कोशिश की जाती रही कि मामले का कोई हल निकले और मामला डी एस्केलेशन की तरफ जाए। जिस तरह से यूएई के बारे में कहा जाता है कि वो ये चाहता है कि ईरान को ख़त्म किया जाए, ईरान को एलिमिनेट किया जाए, और ख़ित्ते में जो एस्केलेशन है ये मामला इसी तरीके से ख़त्म हो, इसका कोई बाकायदा हल ना निकले। ये लोगों का इस बारे में राय है कि शायद यूएई इस खत्ते से ईरान का ख़ात्मा चाहता है। लेकिन बहरहाल यूएई की तरफ से भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आते रहे हैं उसमें यही कहा जाता रहा कि यूएई ईरान के साथ राब्ते में है, और यूएई के भी ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रवाबित इस वक्त भी चल रहे हैं। लेकिन जो सऊदी अरब और कतर का मामला हम देख रहे हैं ईरान के साथ, और फिर ऐसे में सऊदी अरब की तरफ से ये जो एक पॉजिटिव जेस्चर है, इसके नतीजे में एक चीज़ जहन में आती है कि क्या
कोई ऐसी चीज़ चल रही है, कोई ऐसा मामला इन मुल्कों के बीच में चल रहा है कि डिप्लोमेटिक राब्ते जो हैं वो इस कदर बढ़ गए हैं, या शायद इस तनाज़े के बाद खलीजी ममालिक ख़ास तौर पर सऊदी अरब और कतर ये महसूस कर रहे हैं कि इस खित्ते में अमेरिका उनकी सलामती का, उनकी सिक्योरिटी का अकेला ज़ामिन नहीं है। इसीलिए इन ममालिक ने ये सोचा कि किसी और हिकमत अमली पर काम किया जाए या डिप्लोमेटिक चैनल्स को ओपन किया जाए और सिफारती जो राब्ते हैं उन्हें इतना मजबूत बनाया जाए कि किसी भी ऐसी सूरत हाल में सिफारती राब्तों के ज़रिए से ही सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ये वो ममालिक हैं जो अपनी इकनॉमिक ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और इनका विज़न जो है वो अपनी इकोनॉमी पे ज़्यादा के हवाले से ज़्यादा है। सऊदी अरब में भी हम देखते हैं, कतर में भी हम देखते हैं, वैसे तो यूएई भी यही विज़न रखता है। और फिर जब बात इकोनॉमी की होती है तो फिर सिक्योरिटी एक लाजिम चीज़ बन जाती है, क्योंकि जब आप अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपके उस खित्ते में सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में जब इस तनाज़े के बीच में सऊदी अरब और कतर ने देख लिया कि अमेरिका तो उस तरह से हमारी सिक्योरिटी का ज़ामिन नहीं हो सका जिस तरह से हमें लगता था, और फिर जिस तरह से ईरान ने टफ़ टाइम दिया, तो उसमें इन मुल्कों को भी एहसास हुआ है। और इसीलिए सऊदी अरब और कतर जो हैं वो अब चाइना के साथ भी अपने रवाबित बढ़ा रहे हैं। इवन अमारात का भी चाइना के साथ भी इनके रवाबित बढ़ रहे हैं। और इस वक्त भी जो इनकी तेल की ट्रेडिंग हो रही है, इनकी जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, वो अगर 55% डॉलर में हो रही हैं तो 40% इन मुल्कों ने अपनी ऑयल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो युआन में करनी शुरू कर दी हैं। तो डॉलर पर भी अपना इन्हिसार ये कम करने की तरफ जा रहे हैं, उसके ऑल्टरनेट्स तलाश कर रहे हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि ये ममालिक इस खित्ते में अब अपनी हिकमत अमली को कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ री-एवेल्यूएशन कर रहे हैं सारे जो इनके मामलात हैं उनकी। और इसी सिलसिले में ईरान के साथ ताल्लुकात को अब बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ख़ित्ते में चीज़ें अब स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं, ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ मामलात कोई मुज़ाकरात के ज़रिए किसी हल की तरफ जाते हैं, तो उसके बाद क्या इस ख़ित्ते में ईरान, सऊदी अरब, कतर, शायद पाकिस्तान भी, रशिया, कोई ऐसा कोई इत्तेहाद बन सकता है जो कुछ डिफरेंट हो, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें सऊदी अरब के साथ साथ ईरान का भी कोई रोल हो? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ये बड़ी दिलचस्प चीज़ होगी। और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मुज़ाकरात होंगे, मामलात का कोई मंतकी हल निकलेगा, तो फिर इस बारे में देखा जा सकता है कि क्या कोई ऐसा इत्तेहाद बन सकता है और क्या अमेरिका ऐसा कोई इत्तेहाद बनने देगा। गो के अगर खलीजी ममालिक चाहें भी तो अमेरिका की मर्ज़ी भी इसमें होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अमेरिका क्या ऐसा कोई इत्तेहाद अफोर्ड कर सकेगा, या ऐसा कोई इत्तेहाद बनने देगा, या ऐसा कोई इत्तेहाद खलीजी ममालिक अपने तौर पर बना सकते हैं, या सऊदी अरब और कतर इस सारी सूरत हाल में क्या सोच रहे हैं? जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ेंगे, आने वाले दिनों में चीज़ें अनफोल्ड होंगी, फिर मज़ीद इसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।